कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत मुश्किल लड़ाई है। एक तो हाल ही में हुआ समझौता, जिस पर आप हर बार कहते हैं कि आप उससे डायरेक्टली जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन जनता अगर जो बीजेपी एंटी बीजेपी वोटर है वो तो ये मानता है कि हम उसको वोट दें जो जिसमें जीतने की क्षमता है, और इस क्राइटेरिया में आम आदमी पार्टी आपसे कोसों आगे है या नहीं? आलोक जी, अब योगी जी आए हैं तो उसका क्या असर आप देख रहे हैं? का दुर्भाग्य है कि आज तक पे हल्ला बोल जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पूरी तरह से एक विकास पुरुष जिसको बीजेपी कहती है, उनको आज हमें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर दिल्ली के वोट मांगने पड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आज दिल्ली का दुर्भाग्य है कि तमाम विकास की चीजों को छोड़कर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, किसको कितना वोट मिला, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। अंजना जी, दिल्ली का पूरी तरह से दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हिंदुत्व का पोस्टर बॉय आज यहां पर इनको बनाया गया है, वो अपनी अयोध्या नहीं बचा पाए थे। बनारस में 6.5 लाख वोट से मोदी जी, वो भी तो बहुत बड़े हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, वो 1.5 लाख पर आ गए। अयोध्या और बनारस दोनों हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा अपना धर्म स्थल है, तीर्थ नगरी है, लेकिन वहां पर इनकी नहीं चल पाई। 80 से घटकर कितने पर आ गए लोकसभा के अंदर वो भी पता है, और 2017 से कितनी सीटें घट गई 2022 में वो भी देश को पता है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों के दोनों हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहते हैं और दोनों चाहते हैं कि किसी भी तरह से पोलराइजेशन हो। जब देश के प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान 80-20 और पिछले चुनाव में मुझे याद है वो शब्द रामजादे और दूसरा शब्द में लेना नहीं चाहता, उस सांसद को इन्होंने तुरंत प्रमोट किया था। गोली मारने वाले को भी मंत्री बनाते हैं लोग जो गोली मारने के नारे देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये योगी जी की एंट्री कल दिल्ली में हो गई है। अब दिल्ली के चुनाव है तो बीजेपी जो जोर आजमाइश कर रही है तो उसमें एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। तो योगी जी जो है वो कटोगे बटोगे वाला जो नारा है उसके साथ में दिल्ली में भी लैंड कर गए। तो महाराष्ट्र में किए, झारखंड में किए, हरियाणा में किए और अब दिल्ली में कर रहे हैं। तो ये भाजपा के पास में जो ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं तो ये चला दिया है भाजपा ने। अब इससे कितना असर होने वाला है दिल्ली में देखने की बात है। ये 2019 में चुनाव हुए थे, 2020 में दिल्ली में विधानसभा के, तो वहां भी रैलियां की थी आदित्यनाथ ने, और वहां पर स्ट्राइक रेट कितना मुश्किल से 13%। मतलब जहां जहां रैलियां किए थे उसमें से कितने जीते कितने हारे, तो एक इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब जगह हार गए थे भाजपा। तो आदित्यनाथ का तो जादू चला नहीं। तो आदित्यनाथ का जादू कहाँ चला तो बोलते हैं महाराष्ट्र में चल गया, हरियाणा में चल गया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं मिलते हैं। ये बात जो CSDS ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये सर्वे किया था तो उसमें बताया था कि वो जो जितने वोटर हैं जो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं तो वो ऐसे भी वोट देंगे। वो ऐसे नहीं है कि जिन लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं देते हैं वो योगी जी आके भाषण दे जाएंगे और वो वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र और हरियाणा में कैसे जीती भाजपा, तो वहां पर वो जो ये स्कीम लाए थे लाड़की बहना महाराष्ट्र में, और हरियाणा में भी महिलाओं के लिए जो वादे किए थे उस पे जीते। और दूसरी बात, जो विपक्ष में अंतर कला है उसकी वजह से हारे। जैसे महाराष्ट्र में जो तालमेल था तीनों दलों का, एनसीपी, उद्धव गुट शिवसेना और कांग्रेस, वो सही नहीं दिखता। और दूसरे धांधली भी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है कि करीब 78 लाख वोट की फर्जीवाड़ी हुई है महाराष्ट्र चुनाव में। जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें इतने वोटर थे। अभी 5 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होते होते 78 लाख वोट का हेराफेरी हुआ है उसकी वजह से। और हरियाणा में भी ऐसी कुछ चीजें हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कांग्रेस की बात चुनाव आयोग तो सुनेगा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में वहां भी मामला गया। तो ये सब इस तरह से ये चुनाव जीते। ये कटोगे पटोगे से वोट नहीं मिलता है। और क्यों करते हैं ये भाजपा वाले, तो उसकी वजह यह है कि
इनको और कुछ तो आता नहीं है। जो आरएसएस है वो सिर्फ मनोवादी लोग हैं, उनको उनका ये है कि इंडिया में जो कि मुसलमानों का के साथ में जो संघर्ष चलता रहा है हिंदू समाज का, तो ये तो आजादी के पहले से भी था। मतलब जब आरएसएस बना था, मुस्लिम लीग बना था, है ना, तो वो तो पहले से ही है। तो वो उसी को लेके चलते हैं आज भी। और आजादी के बाद में तो देश में ऐसी 15% मुसलमान बच गए, और फिर भी क्या है कि 15% को ही टारगेट कर किया जा सकता है। अगर 15% का टारगेट करो तो 80% वोट जुड़ जाएंगे। जो नहीं जुड़े होते हैं, जो हिंदू वोट हैं, तो वो एक पार्टी के नाम पर वोट नहीं देते, वो अपने जाति के नाम पे वोट देते हैं और अपने समाज के नाम पे वोट देते हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो उसको वो अपना वोट ले जाती हैं, ये इस तरह से इन जातियों का। जैसे समाजवादी पार्टी जो है वो जो ओबीसी है यूपी में, उनके वोट ले जाती है, और मायावती है वो दलित वोट ले जाती है। इसी तरह बिहार में जो आरजेडी है तो वो ओबीसी वोट यादव और मुस्लिम के लेके जाती है। तो इस तरह से राजनीति चलती है। तो बीजेपी उसको तोड़ने की कोशिश करती है और उसको करती आई है, लेकिन सफल नहीं हुई और हो भी नहीं सकती। मुझे एकदम साफ है कि भाई लोगों को पेट में खाना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है अगर आप नहीं देते हो तो कैसे चलेगा। तो अभी ले दे के मोदी जी जो है वो और जो बीजेपी सरकारें हैं तो वो रेवड़ियां बांटना चालू करी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि रेवड़ियां बांटने के लिए सरकार के पास में पैसे ज्यादा होने चाहिए कि ज्यादा रेवड़ियां बांट सके। अब ज्यादा पैसे सरकार के पास में कैसे आएंगे? सरकार के पास में खुद का पैसा तो होता नहीं है, वो तो टैक्स जनता से लेती है, वही पैसा आता है। और उस पैसे से आप कितना रेवड़ियां बांट सकते हैं? अगर आप विकास ना करें, जैसे कि आप अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाएं, तो आपके पास में टैक्स ज्यादा कहाँ से आएंगे? आप अर्थव्यवस्था बढ़ाओ तभी आपके पास में टैक्स ज्यादा आएगा, और तब जब आप फिर ज्यादा रेवड़ियां दे पाएंगे। तो बीजेपी के बूते की बात तो है नहीं कि अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। आज तक का रिकॉर्ड बता दीजिए कि कब बीजेपी जो है अर्थव्यवस्था बढ़ाने का काम करती है। सिर्फ जुमले फेंकने हैं कि इतने रोड बना दिए, इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने आईआईटी खोल दिए। ये सब काम तो एक्चुअली कांग्रेस का है, जो आईआईटी, आईआईएम और क्या क्या जो ये लोग बोलते हैं बीजेपी वाले कि हम खोल दिए हैं अभी मोदी जी के राज में, वो सब तो प्लान पहले से था, कांग्रेस का प्लान था। इनका क्या प्लान है? मोदी जी कौन सा एक नया कुछ लेके आ गए? रोजगार के लिए मोदी जी क्या कर लिए? एक भी काम रोजगार के लिए किए क्या? महंगाई जो है उसको कम करने के लिए कुछ किए? अब महंगाई भी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मोदी जी को ज्यादा पैसा चाहिए कि रेवड़ियां बांटने के लिए और दूसरे खर्चों के लिए। तो गरीब जनता पे ही टैक्स ला देते हैं। हर दिन नया एक जीएसटी आ जाता है, यानी तो बढ़ जाता है, तो वो खबर आती रहती है। कभी सिलेंडर के दाम बढ़ा देंगे, कभी गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, कभी दाल चावल के पर जीएसटी ज्यादा ला देंगे। ये सब खबरें आती है ना, तो कौन झेलता है? कौन सहता है? किसको मार लगती है? तो ये चीज है ना। तो अभी जैसे दिल्ली के चुनाव में अब कटोगे बटोगे करके बोल रहे हैं, तो कौन वोट देने वाला है? और बोलते हैं कि मोदी, ये जो है ब्रह्मास्त्र है कि मोदी जी का विकास और योगी जी का हिंदुत्व, ये जिता देगा चुनाव। ये कौन सा चुनाव जिता देगा भाई? अब मोदी जी का तो जनता समझ गई, तो मोदी जी का तो कोई सुनता भी नहीं, है ना। और योगी जी का जो हिंदुत्व है तो वो भी कौन सा चलता है? यूपी में नहीं चलता है। अयोध्या भी हार गए इन लोग। और दूसरे ये सफाई की बात कर रहे थे कि यमुना मैली हो गई है, तो गंगा कौन सी साफ कर दिए? गंगा के नाम, साफ करने के नाम पे नमामि गंगे जो है उसका कुछ नहीं, तो
15,000 करोड़ रुपया खा गए, हुआ कुछ नहीं। अभी और गंदी है वही गंगा। और अभी बोल रहे हैं कि त्रिवेणी जो है प्रयागराज में वो डुबकी लगा के आए हैं योगी जी, और चैलेंज कर रहे हैं कि केजरीवाल को कि यमुना में डुबकी लगा के दिखाओ। तो गंगा में डुबकी लगाना तो मुश्किल होता है क्योंकि गंगा बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। लेकिन अभी कुंभ के लिए इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किया कि गंगा में जो और भी नदियों का पानी जो है वो सब मिला दिया है, तो डुबकी लगाया जा सकता है। ऐसा वहां बना दिया टेम्पररी अरेंजमेंट। अभी कल जो खत्म हो जाएगा महाकुंभ, फिर वैसे ही डुबकी लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही सच्चाई है। इस पे वोट आप मांग रहे हो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर जबरदस्त तरीके से दंगे करा दिए जाए पूरे देश में, तब जाके ध्रुवीकरण पूरा हो जाएगा, फिर बीजेपी जीतेगी देश को जला के। तभी तो ये इनका यही सोच चल रहा है, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो वोट मिल नहीं रहा है। तो शायद अगला पड़ाव वही हो, पूरे देश में आग लगा दो, मणिपुर में जैसे लगाया हुआ है। इसके अलावा बीजेपी के पास में कुछ नहीं है देश के लिए।